अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज इतवार है 27 जुलाई 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। पिंडी में जो सिदरा का कत्ल हुआ, जरगे ने जो फैसला दिया था गैरत के नाम पर, उस कहानी को हमने फॉलो किया हुआ है और जो मालूमात मैंने आपको अपने पहले वीलॉग में दी थी इस हवाले से, वो हर गुजरते दिन के साथ दुरुस्त साबित होती जा रही हैं। मुजफ्फराबाद में ये उस्मान नामी शख्स से इसने निकाह किया, अदालत के रूबरू बयान भी इसका सामने आया है। कैसे इस लड़की को मुजफ्फराबाद से वापस लाया गया, कैसे इसके घर में जरगा बैठा, फिर कत्ल किया गया और फिर इसकी कब्र का नामो निशान मिटा दिया गया। अब दो ऐसे किरदार मिले जिनकी वजह से ये जो जुर्म की भयानक कहानी थी वो अनअर्थ हुई। उसके सबूत हाथ लगते गए और एक अहम शख्स इस्मतुल्लाह, जिसके बारे में मैंने आपको इशारों में बात की थी कि पिंडी की एक अहम नून लीगी शख्सियत, उनके ये करीबी हैं, वो शख्स ने जरगे की सरबराही की और उसके ऊपर पहले ही पुलिस के मुकदमात हैं। इस कहानी का जो आज फॉलो अप आया है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हुआ क्या है। ये जुर्म की एक ऐसी दास्तान है जिसे बयान करने के लिए मेरे पास अक्सर अल्फाज की कमी हो जाती है। दूसरा, वादिये तीरा से बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरी आमने सामने आए, वहां पे कुछ लोगों की शहादत की खबर है। वो बच्ची जिसकी लाश फोर्सेस की गाड़ी पर रख के एहतजाज किया गया, जरगे के 11 मुतालबात सामने आ रहे हैं। वहां बैठे कुछ सहाफ़ी जो हैं उन्होंने बड़ी अलार्मिंग ट्वीट्स किए हैं। वहां के जो मुकामी एमएनएज हैं, इकबाल अफरीदी, उन्होंने मामले को अदालत में ले जाने का फैसला किया है। अफसोसनाक खबरें वहां से आ रही हैं, उसके ऊपर भी बात आज करने की कोशिश करेंगे। और फिर ये तो हर संजीदा और अफसोसनाक खबरें हैं। एक बड़ी अजीब खबर आई, दिलचस्प, अब इतनी संजीदा खबरों के बीच में। इस्लामाबाद पिंडी में गधे का गोश्त जो फरोख्त हो रहा था, चीनी शहरी वहां पे गिरफ्तार हुआ है। तो यहाँ लाहौरियों को तो ताने दिए जाते थे कि ये खोता कड़ाई खाते हैं। अब खबर है कि इस्लामाबाद में गधे का बर्गर भी बेचा जा रहा था, गोश्त वहां पे फरोख्त हो रहा था। उसकी एफआईआर भी मेरे पास पहुंची है, वो कहानी भी बयान करने की कोशिश करता हूँ। खैर, ये जो अफसोसनाक वाकया है ना जी, पिंडी वाला, सिद्रा नामी जो बच्ची 19-20 साल की, मैंने पहले दिन आपको वाजे किया था कि ये पसंद की शादी अगर ना हो, मर्जी के खिलाफ शादियां की जाएं जबरदस्ती, तो फिर यही नताइज निकलते हैं। इस बच्ची की शादी मैंने आपको बताया था, इसके कजन है चचाजाद जियाउर रहमान, उसके साथ हुई। उसी जियाउर रहमान ने फिर पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई। और एफआईआर दर्ज कब करवाई, आपको मेरा वीलॉग याद होगा। पहले इसका कत्ल हुआ, फिर एफआईआर दर्ज करवाई गई ताकि मामले को छुपाया जा सके। और बड़ी शातराना चाल चली गई और उसमें साबित ये करने की कोशिश की गई कि हमारी ये मेरी बेगम है, ये मुझसे नाराज होकर अपने घर गई थी। उसके बाद एक शख्स उस्मान इसे बहला फुसला के अपने साथ ले गया और उसको बरामद किया जाए, ये इल्जाम लगा था एफआईआर में। इस बीच में लड़की को मुजफ्फराबाद से वापस लाया जाता है, उसको कत्ल किया जाता है। ये कहानी मैंने आपको बयान की थी जो दुरुस्त साबित हो रही है। अब जो खबर सामने आई है ना, वो बड़ी खौफनाक है। खबर ये है कि ये 12 जुलाई को उस्मान नामी लड़का, जो पीरवदाई में ही उसी इलाके में एक बस स्टैंड में वर्कशॉप पे काम करता है, आम सा खानदान है। इसके बाप का नाम मोहम्मद इलियास है। ये लड़का उस्मान, इसके बाप ने इसको पुलिस के हवाले कर दिया कि हमारे ऊपर इल्जाम न लगे कि हमने कत्ल किया है। हुआ क्या है, इत्तला ये मिली है कि 12 जुलाई को, इसी महीने, ये जो बच्ची है इसने उस्मान के साथ निकाह किया। वहां जियाउर रहमान जो चचाजाद था जिसके साथ पहले शादी हुई, इस बच्ची का बयान ये है कि ये वहां से तलाक ले चुकी है। जुबानी तलाक की बात की जा रही है। और उसके बाद ये उस्मान जो है, ये चेला बांडी मुजफ्फराबाद का रिहायशी है, वहां उसके साथ ये चली जाती है। और वहां इत्तला ये है, वहां पे सहाफियों ने इत्तला दी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जो मुजफ्फराबाद हैं, उनके रूबरू बयान दिया इस बच्ची ने, इसके हस्बैंड ने, और अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मांगा और कहा कि मैं मर्जी से निकाह कर रही हूं उस्मान के साथ और मेरी जान को खतरा है। अब उसके बाद इस बच्ची ने यह भी बताया कि मेरी वालिद जो हैं वो फौत हो चुके हैं, अरब गुल जो असल में उनके वालिद हैं। तो वालिदा ने दूसरी शादी की है और मैंने अपने वालिदा को बताया था कि मैं पहले शौहर से ज़ुबानी तलाक ले चुकी हूँ। पहला शौहर एफआईआर में कहता है कि ये मेरे निकाह में हैं और एक लड़का इसे बहला फुसला कर ले गया। अब ये वो नुक्ता है जो अभी अनअर्थ करना है कि वाकई तलाक हुई या नहीं हुई। अगर तलाक नहीं हुई तो फिर मेरा ख्याल है जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहाँ जो बयान इन्होंने दिया और जो निकाह हुआ वो दुरुस्त साबित नहीं होता। और हुई है तलाक तो ही मजिस्ट्रेट ने इन्हें शादी की वहाँ इजाज़त दी और बयान भी इनका कलम बंद करवाया। ये एक बारीक बात है जो अब आहिस्ता आहिस्ता तफ्तीश होगी तो गुत्थी सुलझती जाएगी। उसके बाद क्या होता है, ये जब निकाह हो जाता है 12 जुलाई को, तो 4 दिन बाद इसका जो उस्मान का बाप है, मुजफ्फराबाद लड़की चली जाती है उसके साथ, तो उसका बाप है इलियास उस्मान का, जो उसका ससुर बना।
تو الیاس نے یہ بتایا کہ 4 دن بعد 10 لوگ اسلحے سمیت وہاں مظفر آباد اس کے گھر آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب آپ کا اس کے بچی کے ساتھ آپ کے بیٹے کا نکاح ہو چکا ہے، تو اب ہم اسے باقاعدہ رخصت کریں گے، اس لیے ہم گھر لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے پھر رخصتی کی جائے۔ وہ اسے لے گئے اور پھر اس کا سوسر بیان دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس بچی کو قتل کر دیا گیا۔ اس بیچ میں جو جرگہ بیٹھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عصمت اللہ نامی ایک شخص ہے جس کے حوالے سے ایکس کے اوپر کئی صحافیوں نے اس کی ویڈیوز بھی جاری کر رکھی ہیں، جو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سر عام فائرنگ بھی کر رہا ہے۔ اس کا جو پولیس ریکارڈ بھی سامنے آیا، بظاہر ایک ایسی شخصیت کا تاثر ملتا ہے کہ جو کھلے عام فائرنگ کر رہا ہے۔ ایک ایف آئی آر اس کے اوپر ہوئی ٹریفک وارڈن کو دھمکانے کی، مارنے پیٹنے کی، وردی پھاڑنے کی، اس نے کہا موٹر سائیکل ہٹا دو۔ ایک ایف آئی آر ہوئی جو کہ انسپیکٹر کا ہے جس نے تجاوزات کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی اس نے ڈرایا دھمکایا۔ تو 2 ایف آئی آر اس کے اوپر ہیں اور وہ ضمانت پر ہے، ابھی چل رہا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ غالباً حنیف عباسی صاحب کے یعنی ان کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے۔ میں اس کے بارے میں مزید تبصرہ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس معلومات نہیں ہے۔ بہرکیف اگر ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو جو سزا ہے وہ ہر حال میں ملے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اصل کہانی نا، یہ تو اس کے سوسر نے بتا دیا، یہ ہوا۔ اس کے بعد 17 جولائی کو میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے 16، 17، 28 جولائی کے بیچ اس بچی کا قتل ہوا جرگے کے تحت۔ تو وہی ہوا۔ 17 جولائی کو صبح 5:30 بجے اسے دفن کیا جاتا ہے۔ اب جو اگلی کہانی ہے نا، وہ اس سے زیادہ دلچسپ ہے اور خوفناک ہے، کیونکہ انہوں نے نام و نشان مٹا دیا، عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایف آئی آر بھی درج کروا دی کہ بچی غائب، عثمان لے گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے گورکن جو ہے قبرستان کا، اور جو رکشہ لوڈر ڈرائیور ہے جس نے اس بچی کی لاش قبرستان تک پہنچائی، یہ 2 وہ افراد ہیں جنہوں نے اس معاملے کو، جو بظاہر اس بچی کا خاندان ختم کر چکا تھا، اس کو ختم نہیں ہونے دیا۔ جب وہ پکڑے گئے، تفتیش ہوئی، انہوں نے پھر پورا سچ بتایا، جس کی وجہ سے پولیس اس قابل ہوئی کہ انرتھ کر سکے کہ اصل ڈیزائن تھا کیا۔ اب صبح 5:30 بجے 17 جولائی کو اسے دفن کیا جاتا ہے۔ یہ بیان دے رہا ہے قبرستان کا گورکن۔ وہ کہتا ہے کہ قبر بنانے کے لیے ایک کمیٹی کے ممبر ہیں قبرستان کی، گل بادشاہ، وہاں پیر ودائی میں، اس نے فون پر ہدایت کی کہ قبر بنانی ہے اور فوراً بنانی ہے، ارجنٹ۔ اور گل بادشاہ نے 1 گھنٹے میں قبر تیار کرنے کی ہدایت کی۔ 5:45 بجے گل بادشاہ 20-25 لوگوں کے ساتھ خود آیا اور لوڈر رکشے پر ایک لاش آئی اس بچی کی، ریڈ کلر کا ترپال اس کے اوپر رکھا گیا تھا، اور پھر اسے دفن کر دیا گیا اور قبر ہموار کر دی گئی، قبر کی ڈھیری ختم کر دی گئی کہ قبر ہے ہی نہیں۔ اور جو اس کا نام لکھا پرچی پہ، سدرا دختر عرب گل، وہ جو پرچی ہوتی ہے قبرستان کے سیکٹری کے پاس، اس کو بھی تلف کر دیا گیا تاکہ نام و نشان نہ ملے۔ لیکن جب یہ گورکن پکڑا گیا، رکشہ ڈرائیور پکڑا گیا، تو پھر حقائق سامنے آ گئے، اور پھر عثمان اور اس کا باپ جب منظر عام پر آئے پولیس کے سامنے، انہوں نے بتا دیا کہ نکاح ہوا تھا، بچی کو یہ لینے آئے تھے کہ ہم رخصتی کریں گے۔ یہ ہے اس کا ڈراپ سین۔ لیکن اس سے میں نے کل بھی عرض کی تھا، کسی قبیلے، کسی برادری کی توہین مقصود نہیں ہے، سمجھانا صرف آپ کی خدمت میں یہی ہے کہ یہ مرضی پوچھ لینی چاہیے بچوں کی۔ اسلام بھی اس کی یہی تبلیغ کرتا ہے۔ مرضی کے خلاف جب شادیاں ہوتی ہیں تو پھر یہی سب ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے اس بچی کے ساتھ، اور ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ذکر کیا عصمت اللہ کا، اس کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب پولیس کی مدیت میں ریاست کیا ان کو قرار واقعی سزا دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اب آ جاتے ہیں آگے جو خبر ہے وہ وادی تیرہ سے ہے اور بڑی افسوسناک ہے۔ فرزانہ علی بیورو چیف ہیں، پشاور کی بڑی سینئر صحافی ہیں، ان کے میں نے ٹویٹس دیکھے ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ وادی تیرہ میں احتجاج ہو رہا تھا، 5 افراد جہاں بھک ہوئے ہیں، 17 زخمی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ یہ آپ کدھر جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، بلوچستان کے معاملہ سے دل نہیں بھرا آپ کا۔ یہ ایک بچی کی ہلاکت ہوئی تھی، کل میں نے ذکر کیا ڈاکٹر عمران خان صاحب کا، کارڈیالوجسٹ ہیں، ان سے پھر میری بعد میں بہت تفصیلی بات ہوئی۔ ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے میرا نقطہ نظر سمجھا اور بڑے خلوص اور پیار کے ساتھ داد بھی دی۔ غلط فہمی جو انہیں ہوئی تھی اس کو میں نے کل ایڈریس کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا ٹانگ کے معاملے پہ آپ بات کریں، بالکل ہم نے کل بھی کی، آج بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ قبائلی ہمارے جو شہری ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ بھی اتنے ہی پاکستانی جتنے اسلام آباد میں بیٹھے فیصلہ ساز یا حکومتی اہلکار ہیں۔ ان کے جو گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کیے بغیر آپ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کا اگر آپ نے قلع کما کرنا ہے تو ضروری ہے کہ مقامی افراد کی آپ کو حمایت حاصل ہو، ان کی سپورٹ حاصل ہو، وہ آپ کو اپنا دوست سمجھیں، محافظ سمجھیں، دشمن نہ سمجھیں۔ اب خبریں وہاں سے بڑی افسوسناک آئی ہیں، وہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، اس کے سامنے یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے اور پھر فائرنگ کا واقعہ مبینہ طور پر پیش آیا۔
सिक्योरिटी ज़राए से खबरें चलाई गई कि पहाड़ों से दहशत गर्दों ने फायरिंग की, लेकिन कुछ वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि फायरिंग हुई है सामने से और ये 5 अफराद जहाँ भक हुए हैं, 17 ज़ख्मी हैं। वो बच्ची का जो कत्ल हुआ था उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे थे। फिर जरगे ने 11 मुतालबात भी सामने रखे हैं कि ये मुतालबात ना मानेंगे तो हम एहतजाज करेंगे। अब MNA इकबाल आफरीदी हैं वहाँ से, उन्होंने एक 2 मिनट का वीडियो पैगाम जारी किया है। वो कहते हैं कि अब इस मामले को जो फायरिंग का वाक़या पेश आया, 5 अफराद जहाँ भक हैं, उसको वो अदालत लेकर जाएँगे। IG जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं ज़ुल्फ़िकार हमीद, उनका बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हाईवेज़ ऐसी हैं जहाँ पे तालिबान आते हैं, वहाँ पे अमन-ओ-अमान का मसला है। IG साहब खुद इसको अब कन्फेस कर रहे हैं, तो ये मैं क्या कहूँ? खुद अगर माने इसका मतलब आप नाकाम हैं। ये तो खुद चार्जशीट है कि हाँ, आते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते आप कुछ? जो वहाँ वाक़या पेश आया है उसके ऊपर, क्योंकि दूर का इलाका है, कुछ लोगों से राब्ता मेरा नहीं हो पा रहा, कुछ सहाफ़ी दोस्तों से मैं राब्ता करने की कोशिश की। BBC ने उसके ऊपर पूरी तफ़सीली खबर छापी हुई है। जरगे के जो मुतालबात हैं 11, वो बता रहे हैं कि कैसे अमन हो सकता है इस इलाके में। लोगों के घरों में जब आप छापा मारते हैं, तो सिर्फ़ शक की बुनियाद पे छापा ना मारें, अवाम को अपने साथ रखें। कुछ मुतालबात बड़े सख्त भी हैं, BBC पे खबर छपी है, आप पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। मैं सिर्फ़ यही गुज़ारिश कर सकता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे बहन-भाई हैं, वो एक अरसे से दहशतगर्दी के साथ नबर्द आज़मा हैं। दहशतगर्दी जितनी इन्होंने भुगती है शायद ही किसी ने भुगती हो। तो अब ये अमन माँगते हैं, ये पीस माँगते हैं, ये फ़ोर्सेस से तहफ़्फ़ुज़ माँगते हैं, दहशतगर्दों के ये खिलाफ़ हैं, ये नहीं चाहते दहशतगर्द यहाँ दनदनाएँ। इन्होंने तजुर्बात करके देख लिया इनके साथ जो कुछ हुआ है, मुख़्तलिफ़ फ़ॉर्मूलाज़ लगा के आपने देख लिया। अब हाल यही है कि इन लोगों के साथ मिल के बैठें, इनके ग्रीवियंसेस समझें, सुनें, इनकी शिकायत हैं कि ये आपके अपने हैं। ये आपके साथ जुड़ेंगे, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि दहशतगर्द टिक ही नहीं सकता उस इलाके में। जब अवाम फ़ोर्सेस के साथ हों, दहशतगर्द उस इलाके में ठहर ही नहीं सकता। बहरकैफ़ अब तीसरी खबर जो मैंने आज आपसे डिस्कस करनी थी, कुछ हमाद अज़हर साहब का ज़िक्र भी था, अधूरा रह गया, वो बात करनी थी। कल मैंने खबर दी थी आपको हमाद अज़हर साहब के हवाले से, वो खबर दुरुस्त है। मैंने आपको कहा था कि दबाव बहुत है, 1 नहीं 2-2 टिकट्स की ऑफ़र है, लेकिन वो PTI के साथ ही डटे हुए हैं। PTI छोड़ने का इरादा उनका नहीं, वो खबर दुरुस्त साबित हो रही है। हाँ, अलबत्ता जो उनकी सीट पे इलेक्शन होगा मियां अज़हर साहब की, वहाँ मेरे पास इत्तला ये है कि राना मशहूर साहब को टिकट ऑफ़र की गई, उन्होंने गालिबन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को ऑफ़र कर रखी है। अब देखते हैं ख्वाजा साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते। ये जो मैंने एंड पे आपको कहा कि अफ़सोसनाक खबरें डिस्कस की हैं, तो एक दिलचस्प खबर भी है, ये गधे के गोश्त की कहानी है। इस्लामाबाद में जो गधे का गोश्त है, वो स्लॉटर हाउस से गैर कानूनी बनाया गया था और ये संगजानी का इलाका है। वहाँ FIR भी दर्ज हुई। बताया जा रहा है कि ज़ोंग वी नामी एक चीनी शहरी है, जो वहाँ पे स्लॉटर हाउस चला रहा था और 6 माह से ये काम जारी था। गधे थे वहाँ पे गोश्त पैक हो रहा था। 40 ख़वातीन मुलाज़िम थी वहाँ पे जो गोश्त पैक करती थीं। खाल जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट कर दी जाती थी। 25 मन गधे का गोश्त वहाँ से बरामद हुआ और 50 से ज़ायद गधे भी वहाँ ज़िंदा खड़े थे। फूड अथॉरिटी ने छापा मारा। तो हमारे एक दोस्त हैं मोहसिन हिजाज़ी साहब, जर्मनी होते हैं, दानश्वर हैं, बड़ा दिलचस्प जुमला लिखते हैं। वो कहते हैं जी हमारी ये कौम है कि जो यानी प्लेट में गोश्त रखा हुआ था, कासिम और सुलेमान के हवाले से वो बात कर रहे थे और हमारी कौम यहाँ दावा कर रही थी ये सूअर का गोश्त है, पोर्क का गोश्त है। तस्वीर देख के पहचान रहे थे कि ये फलाँ का गोश्त, हालाँकि वो खबर गलत थी, मैंने आपको बताया था। तो इन्हें तस्वीर में नज़र आ रहा है कि पोर्क का गोश्त है। गधे का गोश्त खोता कढ़ाई खोते के बर्गर मिल रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। तो ये इन्होंने बड़ा दिलचस्प जुमला लिखा, मैंने कहा आपकी नज़र मैं कर दूँ। और यहाँ लाहौरियों पे तो इल्ज़ाम लगता था कि यहाँ खोता कढ़ाई पकती है और बेची जाती है। तो अब इस्लामाबाद से कुछ सहाफ़ी बता रहे हैं कि बर्गर में इस्तेमाल होता था। अब इल्ज़ाम ये है कि ये गैर कानूनी स्लॉटर हाउस है, इसका कोई इजाज़तनामा नहीं लिया हुआ था, वगरना चीनी शहरी तो शौक से तनावुल फरमाते हैं गधे का गोश्त। हमारे यहाँ अगर पता ना हो तो समझ नहीं लगती कि खोते का गोश्त है या किसी और शय का गोश्त है। तो ये इस्लामाबाद की कोसार मार्केट से भी खबर आई है, कुछ सहाफ़ियों ने दी कि वहाँ भी कुछ जगहों पे ये पड़ा हुआ था गोश्त। अब इस्लामाबाद के शहरियों के हवाले से मुझे कल रात तक को शक था कि कल रात इन्होंने दाल ही खाई होगी या सब्ज़ी खाई होगी, गोश्त खाने से गुरेज़ ही किया होगा। 2-4 दिन गुरेज़ कर लें, हो सकता है जहाँ-जहाँ गधे का गोश्त पड़ा और लोग डर से, खौफ से उसे फेंक दें कि छापा ना पड़ जाए। दाल-सब्ज़ी भी अच्छी है सेहत के लिए, वो भी इस्तेमाल कीजिए। एक अच्छी बात ये है अहले लाहौर के लिए कि जो उन पे इल्ज़ाम लगता था, एटलीस्ट वो अब इल्ज़ाम अकेले लाहौरियों पे नहीं लगेगा, वो इस्लामाबाद के और पिंडी के शहरियों तक भी जा पहुँचा है कि गधे का गोश्त वहाँ भी पाया जाता है। मुझे आज के लिए आप इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। कमेंट्स में अपना कोई सवाल जवाब हो तो ज़रूर लिख भेजिएगा। आपने वक़्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।